गुड इवनिंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इंग्लिश में कहेंगे केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशंस। पहले थ्योरी करेंगे, फिर इसकी क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी स्टार्ट करते हैं। पहले दे रखा है कि जो हमारे डेली लाइफ में कुछ सिचुएशंस होती हैं उन पे आप ध्यान दीजिए। जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध का खुला छोड़ देना, लोहे की कील पे जंग लगना, अंगूर का कीनवन होना, भोजन का पकाया जाना, भोजन का पचना और हम सांस कैसे लेते हैं। इन सारी सिचुएशन में कुछ न कुछ चेंज होता है। जैसे कि गर्मियों में दूध को अगर बाहर खुला छोड़ दिया जाए तो वो फट जाता है। लोहे की कील को अगर आर्द्र वायुमंडल में रख दिया जाए तो उसमें जंग लग जाती है। तो इस तरह से इनमें कुछ न कुछ चेंज होता है। हम अपनी लाइफ में दो टाइप की चेंज पढ़ते हैं, जैसे कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अब दो टाइप के परिवर्तन पढ़ते हैं। आज हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ रहेंगे। जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण होता है। जैसे कोई भी केमिकल चेंज होता है वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। अब हम कोई भी अगर रासायनिक परिवर्तन हुआ है उसमें कैसे पता करेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है आगे। इसमें ये दे रखा है कि आप एक मैग्नीशियम की रिबन लीजिए और उसको जलाएं। जलाने से क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक चूर्ण बन जाएगा। तो इसमें ये क्या हुआ, रिबन से क्या बन गया, एक चूर्ण बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इसमें क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे किसी भी चीज में अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसकी या तो स्टेट चेंज हो जाती है, या उसका कलर चेंज हो जाता है, या उसमें से गैस निकलेगी, या उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अगर किसी भी चीज में रिएक्शन हुई तो उसको पता लगाने के लिए उसमें ये चीजें होती हैं। आगे अपन देखते हैं कि रासायनिक समीकरण, जो केमिकल जो इक्वेशन होती है वो कैसे लिखते हैं। जैसे कि रासायनिक समीकरण की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि जैसे कोई भी रिएक्शन होती है, अगर अपन को उसको वर्ड्स में लिखेंगे, अगर उसका विवरण देंगे वाक्य के रूप में या वर्ड्स के रूप में, तो जो उसका जो विवरण है वो बहुत लंबा हो जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन है वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए उसको जो शॉर्ट फॉर्म में जो लिखने का तरीका है वही केमिकल इक्वेशंस होती हैं या रासायनिक समीकरण होते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे ये जो है वो अभिकारक हैं और ये उत्पादक होते हैं। अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टिव, उत्पाद को कहते हैं प्रोडक्ट। तो इससे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जो अभिकारक है वो क्या होते हैं, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है या जिनमें केमिकल चेंज होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं या रिएक्टिव कहते हैं। और जो लास्ट में जो नया उत्पाद बनता है या जो नया प्रोडक्ट बनता है वो उत्पाद कहलाता है, नया पदार्थ जो भी। जैसे मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है कि रासायनिक समीकरण है, केमिकल इक्वेशंस है। जैसे जब दो या दो से ज़्यादा या अभिकारक होते हैं या रिएक्टिव होते हैं उनको प्लस साइन से जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को किससे जोड़ रखा है, ऑक्सीजन से जोड़ रखा है। और अगर दो या दो से अधिक उत्पाद होते हैं या जो प्रोडक्ट होते हैं उनको भी अपन किससे जोड़ते हैं, प्लस साइन से ही जोड़ते हैं। आगे दे रखे हैं कि जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो कैसे लिखते हैं। जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो उसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें उसके जो फॉर्मूला होता है उसका यूज़ करते हैं, या उसका जो, जैसे कि मैग्नीशियम होता है उसको Mg लिखा जाता है और ऑक्सीजन होता है उसको O2 लिखते हैं। तो उसकी रिएक्शन कराने पे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MgO, जो कि इसका फॉर्मूला है। आगे देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। अब बैलेंस्ड का मतलब क्या है, बैलेंस्ड का मतलब है कि इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाएं तरफ और जो दाईं तरफ राइट हैंड साइड, इसमें जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। जो परमाणुओं की संख्या बराबर क्यों होनी चाहिए, इसमें क्या है, एक जो द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, दोनों साइड का जो परमाणु की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक मैग्नीशियम का परमाणु है और दो ऑक्सीजन के हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या हुआ, एक मैग्नीशियम हुआ और एक ऑक्सीजन। तो ये जो क्वेश्चन है वो बैलेंस्ड क्वेश्चन नहीं है, अनबैलेंस्ड क्वेश्चन है, मतलब असंतुलित क्वेश्चन है। अब अपन कोई भी क्वेश्चन है उसको अपन बैलेंस्ड क्यों करते हैं,
जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है या मास कन्वर्जन का जो रूल होता है, उसमें क्या होता है कि जो द्रव्यमान होता है उसका न तो निर्माण किया जा सकता है, न ही उसका विनाश किया जा सकता है, वो बराबर रहता है। इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड के जो परमाणु हैं वो राइट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसीलिए अपन कोई भी क्वेश्चन होती है उसको अपन बैलेंस्ड करते हैं। आगे दे रखा है कि जो जिंक होती है उसकी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है वो होता है H2SO4। उसके साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो इसमें अपन चेक करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। अब अपन इसके लेफ्ट हैंड साइड के लिखते हैं। पहले जिंक का 1 है और राइट हैंड साइड में भी जिंक का 1 है। H2 कितने हैं, H कितने हैं, H भी 2 हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 हैं। और सल्फर कितने हैं, 1 है। और ऑक्सीजन कितनी है, 4 हैं। और राइट हैंड साइड में भी कितनी है, 4 है। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक बैलेंस्ड क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन दे रखी है कि जब फेरस या जो आयरन होता है उसकी जल के साथ वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर फेरस ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये क्वेश्चन बैलेंस्ड है कि नहीं है, आप देखो। नहीं, ये क्वेश्चन बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड में, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जो आयरन है या जो फेरस हैं वो कितनी है, 1 है। जबकि इसके राइट हैंड साइड में जो फेरस है उसके कितने हैं परमाणु हैं, 3 है। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। इसके लिए अपन इसको बैलेंस करेंगे सबसे पहले। तो ये बैलेंस कैसे होगी, इसमें आगे दे रखा है, ये होगी बैलेंस। मतलब आयरन के इस साइड कितने थे, 3 थे, तो इस साइड भी आयरन के कितने होने चाहिए, 3। तो अपन ने क्या लगा दिया, यहाँ पे 3 लगा दिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 हैं। तो इस साइड H2O था, 1 ही था, तो उसको 4 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से यहाँ पे 4 रख दिया। जिससे क्या हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए, जैसे कि H2O। तो हाइड्रोजन कितने हैं आप कैसा पता करोगे, इस 2 को इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने हो गए, 4 दूनी 8। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8 परमाणु हो गए। तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में भी कितने हैं, 8 है। तो अब ये क्वेश्चन है वो बैलेंस्ड क्वेश्चन हो गई है। अपन ने क्या क्या लिया, जो आयरन थे उसके आगे 3 लगाया और जो जल के थे वो 4 अणु लिए, जिससे ये क्वेश्चन है वो बैलेंस्ड हुई। इस जो ये मेथड होता है इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। जो बैलेंस करने का जो मेथड है इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि जो भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, जैसे कि जो फिजिकल स्टेट्स होते हैं उनको कैसे लिखते हैं। जैसे सॉलिड को S लिखते हैं, लिक्विड को L लिखते हैं, गैस को G लिखते हैं, और जो जलीय विलयन होता है उसको बोलते हैं AQ। जलीय विलयन होता है उसको AQ लिखा जाता है, उसको बोलते हैं एक्वेस सॉल्यूशन। जलीय विलयन किसी भी चीज़ का जो पानी होता है उसके अंदर मिश्रण होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसका AQ या एक्वेस सॉल्यूशन या जलीय विलयन होता है। तो अब अपन कोई भी जो क्वेश्चंस लिखेंगे वो फिजिकल स्टेट के साथ लिखेंगे। सॉरी बाय मिस्टेक गड़बड़ हो गई इसमें। अब यहाँ पे फिजिकल स्टेट का देखा है, सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G और जलीय विलयन या एक्वेस सॉल्यूशन के लिए AQ लिखा जाएगा। तो आगे क्वेश्चन दे रखी है कि जो फेरस है, जो आयरन है, वो किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, और जो H2 है या जो जल है वो G। अब आप ये मत सोचिए कि जो पानी होता है वो क्या गैस थोड़ी ना होती है। अब ये H2 आगे G लिख दिया तो जो पानी है वो किस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है या भाप की फॉर्म में है। उसके बाद जो फेरस ऑक्साइड बनता है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और हाइड्रोजन होती है वो तो गैस ही होती है, इसलिए क्या लगा है, G। यही होते हैं फिजिकल स्टेट के संकेत या भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। आगे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो दे रखी है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं और किसी प्रेशर के ऊपर। ATM किसकी यूनिट होती है, जैसे दूरी की क्या होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है, ऐसे ATM किसकी होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। तो क्या बनती है, मैथेनॉल बनती है। CH3OH को क्या बोलते हैं, मैथेनॉल बोलते हैं, जो कि एक लिक्विड है। इसको मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को और हाइड्रोजन को इस प्रेशर पे दबाया जाता है तो क्या बन जाती है, वो लिक्विड फॉर्म में बन जाती है और क्या बन जाता है, मैथेनॉल बन जाता है। ऐसे अपन जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसमें जो रिएक्शन होती है वो पढ़ते हैं अपन। जैसे उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूरज की जो प्रकाश होता है और जो पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, जिससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है।
C6H12O6 और ऑक्सीजन बाहर निकलती है और जल भी बाहर निकलता है वेपर फॉर्म में पत्तियों से। जो पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र, उनसे वेपर फॉर्म में बाहर निकलता है। तो ये किसकी रिएक्शन है? ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो होती है वो क्वेश्चन है ये। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि वायु में जलाने के लिए मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसको साफ क्यों किया जाता है? जो शुरू में जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम है उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो उसमें जो अपन मैग्नीशियम का जो रिबन लेते हैं पहले उसको साफ करते हैं। तो रेगमाल जो होता है उससे उसको साफ किया जाता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम का जो रिबर है वो पूरी तरीके से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए ताकि वो अच्छे से जले, इसलिए उसको पहले साफ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस जो क्वेश्चन है इसको संतुलित करना है। जैसे कि हाइड्रोजन है उसकी किसके साथ रिएक्शन करानी है? क्लोरीन के साथ रिएक्शन करानी है। हाइड्रोजन गैस की क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, HCl बनेगा। लेकिन इसको संतुलित करने के लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ पे भी H2 है और तो यहाँ क्या बन जाएगा? 2HCl, 2 अणु बनेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, HCl के। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगी H2O प्लस Cl2 आगे 2HCl, ये समीकरण संतुलित हुई। इसमें आगे दे रखा है बेरियम क्लोराइड। जैसे कि ये है बेरियम क्लोराइड, उसकी रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 की होल थ्राइस, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है BaSO4। जैसे ये बेरियम है और ये किस में चल जाएगा? सल्फेट में। और एल्यूमिनियम किसके साथ चला जाएगा? क्लोरीन के साथ, तो 2AlCl बन जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे लिखी जाएगी? 3BaL बेरियम क्लोराइड प्लस Al2SO4 की होल थ्राइस, आगे बनेगा 3BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो 2Al और Cl। ये रिएक्शन ऐसे बनेगी सेकंड नंबर की। 3BaCl बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, इसमें बनेगा बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसकी ये रिएक्शन होगी। थर्ड नंबर की होगी कि जब सोडियम की रिएक्शन जल के साथ करवाएंगे, H2O के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो 3 हो गए, बट हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 है तो उनको 3 तो कर नहीं सकते, या तो 4 होंगे, तो यहाँ पे 4 करेंगे, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 2 तो 4 हो जाएं। तो यहाँ पे अगर अपन ने 2 लगाया तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है इसमें यहाँ पे सोडियम के 2 अणु हो गए, तो इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ भी 2 होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो इसकी जो संतुलित क्वेश्चन बनेगी वो बनेगी 2Na सोडियम प्लस 2H2O के साथ रिएक्शन कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ये इसकी संतुलित या बैलेंस्ड क्वेश्चन होगी। पढ़ते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो दे रखा है संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होता है वो केवल एक ही बनता है, तो वो अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे अभी इसका अपन एग्जांपल देखते हैं, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसकी जब जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और उष्मा बाहर निकलती है। और ये दोनों जो फॉर्मूले हैं, बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना, इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उनमें ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि जो बिना बुझा हुआ चूना है उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और जो बुझा हुआ चूना है उसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं आपको याद रखने। इसके आगे क्या दे रखा है कि जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि संगमरमर का फॉर्मूला है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो संगमरमर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, और जो साथ में वाटर भी बाहर निकलता है। ये क्या होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका यूज़ अपन घरों में सफ़ेदी करने के लिए लेते हैं दीवारों पे। तो इसकी सफ़ेदी करने के 3-4 दिन बाद में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे क्या होता है, दीवारों पर चमक आ जाती है।
आगे अपन संयोजन अभिक्रिया के कुछ और एग्जांपल्स पढ़ते हैं, जैसे कि जो कोयला होता है या जो कार्बन होता है उसकी ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड गैस बनती है। तो ये भी क्या है, इसमें अभिकारक भी दो हैं और उत्पाद क्या है, एक ही है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये एक संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि जो हाइड्रोजन गैस है उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने पर वाटर बनता है। तो इसमें भी अभिकारक दो हैं या जो रिएक्टिव हैं वो दो हैं और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो एक है। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है, ये एक संयोजन अभिक्रिया है। इसके आगे दे रखा है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती हैं, तो वो कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। जैसे कि आगे एग्जाम्पल दे रखा है कि जो मीथेन होती है या प्राकृतिक गैस होती है उसकी ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकलता है और साथ में ऊर्जा भी बाहर निकलती है, मतलब इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, ये ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है कि जो अपन शोषण लेते हैं या जो रेसिपिरेशन करते हैं वो भी एक एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेंगे कि जो अपन रेसिपिरेशन करते हैं या जो शोषण लेते हैं वो किस टाइप की अभिक्रिया है, तो वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि जब ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा भी बनती है। तो ये क्या हो गया, उसमें भी ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ये भी कौन सी हो गई, एक ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ये एग्जाम्पल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन ये दे रखा है कि जो सब्जियां होती हैं वो जब खराब हो जाती हैं और उनसे जो कंपोस्ट बनता है तो उसमें वो भी कौन सी रिएक्शन होती है, ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्योंकि उसमें कंपोस्ट बनने के बाद में उसमें से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, वो गर्म हो जाती है थोड़ी सी। तो ये भी कौन सी है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। आगे ये एग्जाम्पल दे रखा है कि जो फेरस सल्फेट है, अब इसको क्या चाहिए, इसको रिएक्शन करने के लिए ऊष्मा चाहिए। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी। क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए ऊष्मा चाहिए, जरूरी है, मतलब ये ऊष्मा ले रही है ये रिएक्शन। तो ये किस टाइप की रिएक्शंस होगी, ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो ऊष्मा देंगे तो इससे क्या बन जाएगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें बनेंगी। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये ऊष्मा शोषी रिएक्शन है। आगे दे रखा है कि वियोजन रिएक्शन कौन सी होती हैं, वियोजन या अपघटन की रिएक्शन कौन सी होती हैं। वे अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक होता है और एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, वो कौन सी रिएक्शन कहलाती हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि इसमें जो आयरन सल्फेट है वो किस में टूट रहा है, जो फेरस सल्फेट है वो किस में टूट रहा है, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट रहा है, जिसमें कितने उत्पाद बन रहे हैं, 3 उत्पाद बन रहे हैं एक ही अभिकारक से। तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन हो गई, ये वियोजन अभिक्रिया हो गई और ऊष्मा शोषी रिएक्शंस भी है। आगे ये दे रखा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको अगर ऊष्मा दी जाए तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। तो एक ही अभिकारक से कितने बने उत्पाद, 2। तो भी ये एक वियोजन अभिक्रिया है। आगे एग्जाम्पल दे रखा है वियोजन अभिक्रिया अपघटन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दे रखा है कि जो लेड नाइट्रेट है उसको अगर गर्म किया जाए या उसको तापमान दिया जाए या ऊष्मा दी जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन, मतलब एक ही अभिकारक से 3 उत्पाद बन रहे हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है और इसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। आगे इसके और एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड है उसको अगर सूर्य के प्रकाश में बाहर रख दिया जाए तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक ही अभिकारक से क्या बन रहे हैं, 2। आगे दे रखा है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसको अगर सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए तो वो सिल्वर और ब्रोमाइड 2 में टूट जाता है, एक अभिकारक से 2 उत्पाद बन जाते हैं। जैसे जो कैमरे की जो रील होती है अगर उसको सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए तो वो खराब हो जाती है, क्योंकि ये इसमें एक वियोजन अभिक्रिया हो जाती है, एक ही अभिकारक से 2 उत्पाद बन जाते हैं। आगे क्वेश्चंस दे रखे हैं कि किस
विलेन का उपयोग अपन सफ़ेदी के लिए यूज़ करते हैं। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जो बिना बुझा चूना होता है, उसकी जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसका यूज़ अपन सफ़ेदी के लिए करते हैं। तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 की होल ट्वाइस। आगे दे रखा है कि जो आयरन होता है उसकी जो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो इस टाइप की जो अभिक्रिया होती हैं उनको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को विस्थापित कर देता है, मतलब उसकी जगह ले लेता है। जैसे आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू कॉपर, तो उसने किसकी जगह ले ली? कॉपर की जगह ले ली इस वाली फ्यूशंस में। तो यहाँ पे आयरन आ गया और कॉपर बाहर निकल गया। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई? ये विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। इसके और एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जैसे जिंक होता है, उसकी अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट बन जाता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्योंकि जो जिंक होता है वो कॉपर से ज़्यादा सक्रिय होता है या रिएक्टिव होता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को हटा देगा। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर, तो इसलिए इसकी जगह ले ली इसने। तो यहाँ पे क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा। ऐसे ही जो लेड है वो कॉपर को फिर विस्थापित कर देता है और क्या बनाता है? लेड क्लोराइड बनाता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है जो विस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील जो भी होगा वो कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देगा, मतलब उसकी जगह ले लेगा। आगे अभिक्रिया दे रखी है द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि जो सोडियम सल्फेट है वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बन जाता है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। जो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, जो ये रिएक्टिव होते हैं, उनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। जो बेरियम होता है उस पर +2 होता है और जो सल्फेट होता है उस पर -2 होता है। इससे क्या होता है? इनका क्या बन जाता है? बेरियम प्लस और माइनस एक साथ आ जाते हैं और आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो इससे कौन सी रिएक्शन बनती है? द्वितीय विस्थापन रिएक्शन होती है। आगे दे रखा है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं उपचयन के बारे में। उपचयन क्या होता है? जैसे कि जो कॉपर होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया? कॉपर ऑक्साइड बना लिया। तो जो अपचयन अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब उस चीज में उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे कॉपर है वो क्या हो गया? अपचयित हो गया, उसने क्या बना लिया? कॉपर ऑक्साइड बना लिया। ऐसे ही जैसे कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और जल बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की जैसे कि कॉपर से तो ऑक्सीजन निकल गया और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जो कॉपर है उसका तो अपचयन हुआ है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई, और जो हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीजन मिल गया तो उसका क्या हो गया? उपचयन हो गया। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वो तो कहलाएगा उपचयन या ऑक्सीडेशन। जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी उसका हो गया अपचयन, जिसको बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे जो कॉपर है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है तो उसका क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो क्या होती है। इस चैप्टर का सॉल्यूशन पढ़ेंगे और इसके MCQs करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।